गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग दो लेक्चर ले चुके हैं इस पे, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे सोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड। आज तीसरा लेक्चर है पीवाईक्यू का, है ना, जो वो क्वेश्चन उठाए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2027 के लिए। क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? पीवाईक्यू के बारे में। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है। द वांट ऑफ फैक्टर आई इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। तो वांट ऑफ फैक्टर किसके द्वारा एक्सप्रेशन से किया जाता है, कैसे उसको हम लोग समझेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला आप जानिए। तो वांट ऑफ फैक्टर का जो फार्मूला है, वांट ऑफ फैक्टर का जो फार्मूला है वो आई इक्वल टू एन अपॉन ए। एक चीज याद रखिए, हमने आपको बताया था NIA, इंडिया की एक जांच एजेंसी है NIA है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। तो एन मतलब क्या हुआ? नॉर्मल, और ए भी मतलब हुआ, ए मतलब एबनॉर्मल। तो अगर आपको कहीं ऐसा रिलेशन मिले तो वांट ऑफ फैक्टर का हो सकता है। देखिए कहीं रिलेशन है, यस, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। और हमने पढ़ा था OIC ना, कोई बात होती है तो आप लोग कहते हो OIC, है ना। तो O मीन्स ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और C मीन्स कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? I। क्या बनाएगा? I। क्लियर? O मतलब ऑब्जर्व और C मतलब कैलकुलेटेड। क्या बात समझ में आई? देखिए कहीं ऐसा रिलेशन है, यस, ऑब्जर्व अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, और यहाँ पे नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। क्लियर? तो यहाँ दो ऑप्शन सही है। पहला क्या है? नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, एक रिलेशन, ये याद रख लीजिए। दूसरा क्या है? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ दो ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। याद रखिएगा, दो ट्रिक याद रखिए। NIA OIC, तो भैया CII कहाँ है? बीच में, और ऊपर नीचे कर देना, काम खत्म। पहले n है, पहले n लिख लो, बटे में इक्वल I, फिर I। क्लियर? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, और दो यहाँ पे देखो, इसका जस्ट अपोजिट दिया, इसका जस्ट अपोजिट दिया है। क्लियर ना? तो ये दो रिलेशन याद रखिएगा, ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? तो यहाँ दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या दिया है? सैचुरेटेड। और क्या दिया है? बाइनरी सॉल्यूशन। और क्या दिया है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और क्या दिया है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और क्या दिया है? सॉलिड। और एक और दिया है, कौन सा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग इसका मैच कराते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? दो। तो सॉल्यूशन विद 2 कंपोनेंट, तो इसका मतलब सेकंड का ये मिल जाएगा। क्लियर हुआ? हैविंग 2 कंपोनेंट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। चलिए अब आ जाए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसी सॉल्वेंट प्रॉपर मात्रा में मिल जाए, जो अप टू मार्क मिल जाए, उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो द सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर एज द ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। तो अगर सेम होता है, सेम मतलब आइसोटोनिक, कहीं लिखा आइसोटोनिक, यस। आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मतलब सेम, है ना। टोनिक में प्रेशर हो गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये पहले से मैच कर जाएगा। ठीक है? और देखिए, अ सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन अनदर वन। हमने आपको बताया था हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब हिप्पोपोटामस मोटा होता है, दौड़ कम पाता है, और दौड़ कम पाएगा तो कोलिजन कम होगा, कोलिजन कम होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया कम होगी, और फोर्स पर यूनिट एरिया कम होगी तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो बीपी कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ लिखा है अ सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन अनदर। तो इसका मतलब हाइपोटोनिक से इसको मैच करा दीजिए।
किससे मैच करा दीजिए, हाइपोटोनिक से। चलिए अगला देखिए, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। यही आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यही आपका क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। चलिए सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, जब दोनों ही सॉलिड हो, सॉल्यूट भी हो और लिक्विड भी हो। अगर लिक्विड भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है तो इसका मतलब उसको सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। तो अ सॉल्यूशन इन विच द सॉलिड फेज, तो इसको इससे मैच करा दो, इसको इससे मैच करा दो। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने मैच द फॉलोइंग दिया है। बेशक सीबीएसई में मैच द फॉलोइंग नहीं आता है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट टेम्परेचर 300 केल्विन। आर की वैल्यू आपको दिया है। तो पहले देखिए क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तो क्वेश्चन टॉपिक का ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है IC इंटू आर इंटू टी। ये याद रखिएगा, ये फार्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का है, हमको यही निकालना है। तो पहले आप गिवन लिख लीजिए, पहले आप गिवन लिखेंगे तो गिवन में देखिए क्या है, गिवन में देखिए क्या चीज दिया है। तो आपको देखिए मोलैरिटी दिया है कितना, 0.01 मोल पर लीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर। और उसके बाद देखो टेम्परेचर कितना दिया है बेटा, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है। आर की वैल्यू जरा ध्यान दीजिए, 0.0821 दिया है लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। क्लियर, ये वैल्यू दी है। अच्छा आप ध्यान रखिएगा, अगर टेम्परेचर जो है केल्विन में हो, प्रेशर एटीएम में हो और वॉल्यूम लीटर में हो, तो आर की वैल्यू यही रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ग्लूकोज दिया है, तो यहाँ पे ग्लूकोज जो दिया है, इसके ग्लूकोज के लिए जो आई की वैल्यू होगी 1 होगी। कितनी होगी, 1। तो जरा ध्यान दीजिए किन किन चीजों के लिए आई की वैल्यू को 1 होती है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। किसके लिए, सुक्रोज के लिए। किसके लिए, सुक्रोज के लिए। आई की वैल्यू क्या होगी, सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, आई बराबर 1 होगा। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इन तीनों के लिए जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो आपकी फिक्स होगी, कितनी, 1 होगी। क्लियर हुआ। चलिए फॉर्मूले पे रखते हैं हम लोग, तो अप्लाई करिए, पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। तो जरा बताओ आई कितना है, आई बेटा 1 हो जाएगा। और देखिए सी कितना है, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, आर की जो वैल्यू है वो 0.021 है, 0.0821 है। क्लियर। और टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। क्लियर हुआ। चलिए जरा इसको देखिए, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना आया, अगर मैं यहाँ इसको 100 मान लो तो 1 गुणे 3 बचेगा। चलिए ठीक है, इंटू 0.0821 बचेगा, सही है। तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 24 हो जाएगा, सही है। अब देखो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0.2463 आंसर है। क्या है आंसर, आंसर है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 0.2463। तो कहीं ऑप्शन है आपका, ऑप्शन कौन सा है, यस ऑप्शन नंबर डी है। और देखो कितना सब एकदम नियरेस्ट दिया है, तो आप कंफ्यूज है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए बिना समय व्यर्थ किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन का है। और यहाँ देखो क्या लिखा, पहला क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द लिक्विड स्टेट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। तो मुझको बताओ ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो वो है मोलरिटी। तो याद रखिए मोलरिटी जो होती है, क्या चीज, जो मोलरिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो मोलरिटी का फार्मूला लिखेंगे तो m इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन BmL इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बताओ सही है। तो जिस फार्मूले में वॉल्यूम आ जाए,
जिस फार्मूले में वैल्यूम आ जाए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यूम है और वैल्यूम इनवर्सली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाओगे वैल्यूम बढ़ेगा, वैल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जरा स्टेटमेंट देखिए, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द लिक्विड स्टेट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। यस, बिल्कुल। द वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि असर्शन सही है, असर्शन अपने आप में सही है, और जो रीजन दिया है वो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसके बारे में, असर्शन के बारे में। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका सही है। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो कहीं ऑप्शन देखिए, assertion region both are correct statement है ना, and region is the correct explanation for assertion। तो ऑप्शन नंबर 1। तो पहले का ए का जो आंसर होगा, ए का जो आंसर होगा वो आई होगा, ए का जो आंसर होगा वो आई होगा, मीन्स पहला होगा, फर्स्ट वन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिथाइल लिखा है when मिथाइल एल्कोहल इज एडेड टू द वाटर। अगर मिथाइल एल्कोहल को पानी में ऐड करते हो तो क्या होगा? क्लियर? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। बिल्कुल। अच्छा सोचो, अगर आप कोई चीज लिए हो सिंपल खाली पानी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा, और कुछ और मिला दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ और हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बातें हैं। When a volatile solute is added to the volatile solvent, elevation in boiling point is observed। Yes, अगर कुछ आप volatile भी मिलाते हो तो भी बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी। अब सोचो, वेपर प्रेशर उसके द्वारा कुछ बनेगा, उसके द्वारा कुछ बनेगा। क्लियर हुआ ना? तो बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन करेक्ट। इसका भी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पहला। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिए। When NaCl is added to the water, जब NaCl को वाटर में ऐड करोगे, जब NaCl को वाटर में ऐड करोगे, चलिए सी वाले पे देखिए, सी वाले क्वेश्चन पे देखिए जरा। सी, when NaCl is added to the water, the depression in freezing point is observed। अब बताओ NaCl क्या है? NaCl एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। जब भी आप इसको मिलाओगे, जब भी आप इसको मिलाओगे तो इसको मिलाने पर क्या होगा? वेपर प्रेशर में क्या आएगी? कमी हो जाएगी। और वेपर प्रेशर में कमी आने से फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ देखो, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉजेज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने आपको बताया था एक रिलेशन कि वेपर प्रेशर में जब जब कमी आती है तब तक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आती है, और बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होती है, अब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है। तो याद करिए ये रिलेशन बताए थे, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन रीजन का। तो यहाँ सी का जो ऑप्शन होगा वो पहला ही होगा। ठीक है। अच्छा, इस बी वाले में कंफ्यूजन अगर हो तो फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि वोलाटाइल दिया। सोचो अगर खाली पानी बॉयल कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, अगर कुछ मिला दिए तो पानी रहा कहाँ? वो तो सोल्यूशन हो गया, और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो कंफ्यूजन किसी बात का नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर solvent by the semi permeable membrane, the solvent molecule pass through it from the pure solvent। सही है। प्योर सॉल्वेंट से किधर जाता? सॉल्यूशन की ओर जाता। इसी प्रोसेस को तो हम लोग ऑस्मोसिस कहते थे, तो ये ऑस्मोसिस था टू द सॉल्यूशन साइड। सही है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते थे सर? इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कह देते थे। क्या कह देते थे? ऑस्मोसिस कह देते थे। क्या कहते थे इस प्रोसेस को? इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते थे। क्या कहते थे? ऑस्मोसिस कहते थे। ठीक। अब देखो यहाँ पे, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। करा डिफ्यूजन जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ पे? हायर कंसंट्रेशन, है ना, सोल्यूशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब सॉल्यूट का यहाँ मूवमेंट हो रहा है। तो डिफ्यूजन का भी डिफिनेशन सही है। ये क्या है? ये डिफ्यूजन है। क्या है? डिफ्यूजन है। तो दोनों स्टेटमेंट में अपने आप में सही है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन जो असर्शन जो रीजन दिया है वो पहले के हिसाब से रीजन मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन है असर्शन है रीजन बोथ आर करेक्ट, सही है।
बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। क्लियर है, इसमें हो जाएगा सेकंड। कोई दिक्कत? तो ये आप समझिए, ये रिलेशन पहले याद रखिएगा, बिना इसके काम नहीं बनेगा। आपको 4 क्वेश्चन लगभग मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में असर्शन रीजन से। किससे? असर्शन रीजन से। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप कर लेंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन भूल जाइए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा 3.0 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। तो यहाँ मोलैलिटी कितने दिया है? मोलैलिटी आपको 3.0 मोल पर केजी दिया है। कितना दिया है? मोल पर केजी दिया है। हैज अ डेंसिटी दिया है बेटा कितना? 1.110 ग्राम पर ml। अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मोलैरिटी, पूछ रहा है मोलैरिटी क्या होगी। तो ये ध्यान दीजिए, मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है वो वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू BmL, ये होता है। अच्छा, इसी को हम लिख सकते हैं मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बोलिए क्या लिख सकते हैं? इसी को सर लिख सकते हैं NB इंटू 1000 अपॉन क्या? BmL। तो इसका मतलब हमको कहीं से क्या मिल जाए, हमको कहीं से अगर मिल जाता है क्या, हमको अगर मिल जाता है क्या चीज? मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जरा यहाँ देखो, मोलैलिटी दिया है तो मोलैलिटी का मतलब दिया है मोलैलिटी 0 पॉइंट नहीं, मोलैलिटी कितना दिया है? मोलैलिटी 3.0 मोल पर केजी। मोल पर केजी दिया है कि नहीं? यस दिया है। तो इसका मतलब हुआ कि सर 3 मोल, कितना मोल? 3 मोल डिजॉल्व है। क्या है? डिजॉल्व है इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब पानी में। ठीक, कितने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में इतना घुला हुआ है। तो इसका मतलब मोल की जो वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे मोल आया 3 गुणे 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बस इसी को सॉल्व करें, वॉल्यूम पे आ जाइए। तो मोलैलिटी इतनी हो गई, 3 मोल निकाल लिए। अब आपको वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि सर, इसका मतलब ये है कि सर 3 मोल कौन? NaOH डिजॉल्व है कितने में? इन कितने में डिजॉल्व है? इन 1000 ग्राम पानी में। इसका मतलब ये होगा। तो जरा बताओ, अगर मैं यहाँ डेंसिटी लिख रहा हूं तो मास बाय वॉल्यूम होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन बटे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? कितना दिया? देखिए जरा बोर्ड पे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.110 दिया है। अब वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे? तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो पता करेंगे वो कैसे पता चलेगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन याद करिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 1000 प्लस। अब मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको मोल पता होना चाहिए। तो मोल कैसे होगा? मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल। मोल क्या है? मोल कितना है जरा बताइए? 3 मोल है ना। तो मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट ना। तो वेट इक्वल टू NB इंटू मॉलिक्यूलर वेट। सही है, तो यहाँ रख दो। तो मोल कितना आया? 3। मोल कितना आया? 3। मॉलिक्यूलर वेट 40 होगा ना NaOH का। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास 40 होगा। ठीक है। अब मोल कितना है? अब मॉलिक्यूलर मास इतना है। कितना है देखिए जरा, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40 AMU। ठीक। अब मोल कितना है? मोल्स ऑफ NaOH 3 मोल है। तो वेट ऑफ NaOH टोटल कितना हो गया? 120 ग्राम। सही है, कितना? 120 ग्राम। तो यहाँ पे आप क्या कर दो? 120 ऐड कर दो डायरेक्ट। क्या कर दें? 120 ऐड कर दो। तो 120 प्लस, तो कितना हो गया? 1200। 1200 ना, नहीं 1120 हुआ। कितना हुआ? 1120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
1120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको डिवाइड करिए, ये 3000 हो गया, 3 गुणे 1000 बटे 1120, तो 0 से 0 मर गया। अब 300 बटे कितना आएगा, 300 बटे 11, इतना 300 बटे कितना है, 300 बटे 112, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा, 3 बार तो जाना जा ही नहीं सकता, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 पॉइंट कितना, 2 कहीं है ऑप्शन में, यस 2.9 है, 2.1 है, तो ये लगभग 2.7 m हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो इसका मतलब मोलैलिटी निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तभी पता चलेगा जब मास ऑफ सॉल्यूशन पता चलेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को ऐड कर दिए और सॉल्व कर लिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज इक्वल फॉर 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर। तो आइसोटोनिक टर्म किसके लिए यूज किया गया था, बॉइलिंग पॉइंट के लिए नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एस, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज, इसके लिए नहीं किया गया था, तो किसके लिए किया गया था, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बिना समय बर्बाद किए। 2 सॉल्यूशन ए एंड बी, चलिए फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए अब आ जाओ, राउट्स लॉ का क्वेश्चन है, एट गिवन टेम्परेचर, ठीक, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज, तो पी नॉट ए मान लो कितना है, वो 100 टॉर है, कितना है, 100 टॉर है, और बी क्या दिया है, पी नॉट बी जो दिया है वो 200 टॉर दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो यक्स ए आपको बोला है कितना, यक्स ए आपको बोला है सर 0.4, चलिए कोई यूनिट नहीं होगी, तो बताओ पी टोटल कितना होगा। तो याद करिए कि क्वेश्चन हमने बताया था पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, याद आया, ये रिलेशन बताया। तो पी नॉट ए कितना है, 100 है, एक्स बी कितना है, अच्छा एक्स ए एक्स बी, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा सर ऐसे कर लीजिए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो कोई भी इक्वेशन आप लगा दीजिए। तो जरा देखिए पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दी है, पी नॉट ए की वैल्यू 100 दी है सर, एक्स ए दिया है कि एक्स बी, एक्स ए दिया है 0.4 प्लस पी नॉट बी कितना दिया है, पी नॉट बी सर 200 दिया है, तो एक्स बी कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। क्यों 0.6 हो जाएगा, क्योंकि सर कि एक्स ए जमा एक्स बी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे देखिए कितना आएगा, ये आ गया आपका 40, कितना आ गया 40, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा देखिए 120 ना, 6 दूनी 12, 120 होगा, ठीक है। तो टोटल ऐड करोगे तो 160, देखिए कोई आंसर है, यस सर है, तो 160 टॉर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 टॉर हो जाएगा। तो चाहे बेटा इक्वेशन ये लगाइएगा, चाहे ये लगाइए और चाहे ये लगाइए, ठीक। तो ये क्वेश्चन है किसका, राउट्स लॉ का, किसका है, राउट्स लॉ का। क्लियर हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई का है, कहाँ पे आया, सीबीएसई बोर्ड में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व व्हेन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ किस पर डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल पार्टिकल पर डिपेंड करे, उसको, ये भी सीबीएसई का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई का टॉप मोस्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे कहीं देखिए द नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व इन द वोलेटाइल लिक्विड, नो, अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड इज डिसॉल्व इन द अनदर वोलेटाइल लिक्विड, नो, अ गैस इज डिसॉल्व इन द नॉन वोलेटाइल लिक्विड, volatile liquid is dissolved in the another volatile liquid, okay, qualitative properties observed,
व्हेन नॉन वोलेटाइल लिक्विड इज डिसॉल्व इन द अनदर वोलेटाइल लिक्विड। सही है, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व इन द वोलेटाइल लिक्विड। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर ए ज्यादा करेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या है, क्लियर। तो ये क्या है, अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व इन वोलेटाइल लिक्विड, और यहीं पे मिला था हमको क्या, RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ, तो यहीं पे मिला था। और इसी की वजह से हम पढ़े थे आप लोग को क्या, कि वेपर प्रेशर में जब जब कमी आती है तब तब बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होती है, और तब तब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है। यहीं से मिला था ना हमें, कब, जब सॉलिड को मिलाया गया था, सॉलिड मतलब नॉन वोलाटाइल को क्या मिलाया गया था इन वोलाटाइल लिक्विड में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मिलीलीटर्स, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.5 M H2SO4, करा कि 0.5 M H2SO4 का है, और करा कितने मिली मोल्स आर नीडेड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ 0.2 M NaOH। करा कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने रखा है H2SO4, ठीक है, और वो भी कितना है, वो भी कितना है बेटा, वो भी हमारा ये है 0.5 M मोल पर लीटर। करा कितना ml, और एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में रखा है NaOH, क्या रखा है NaOH, और ये टोटल जो है NaOH जो है 25 ml है, ठीक है, 25 ml, और इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.2 M है। क्लियर। तो कह रहा कितना ml, VML, कितना ml इस H2SO4 को इसमें मिलाएं कि ये पूरी तरह रिएक्ट कर जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो याद रखिए हमने पढ़ा था N1V1 इक्वल टू N2V2, ठीक, फिलहाल ये पढ़ा था। चलिए हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। पहले आप देखो H2SO4 को लिख लो, लिख लिया सर। फिर उसके बाद क्या करो, NaOH को लिख लो, लिख लिया सर। अब दोनों को रिएक्शन करा दो तो बनेगा Na2SO4 बन गया। अब प्लस बाहर निकलेगा पानी, सही है, क्या निकला, पानी, ठीक, क्या निकला, पानी निकला। अब बता Na कितना इधर है, एक, इधर कितना, इधर भी एक, दो कर लो। तो देखो सब बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया, कुछ नहीं बचा, सारे चीज बैलेंस हो गई है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। क्लियर। देख लीजिए, नहीं नहीं अभी बैलेंस है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ H2O कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो गया। अच्छा एक चीज देखो, इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा H2SO4 का, और इसका भी इक्विवेलेंट जो वेट होगा किसका, NaOH का, हमेशा सेम इक्विवेलेंट वेट से ही बात होती है। तो बताओ इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना आएगा। इक्विवेलेंट वेट का जो फार्मूला होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होता है। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला देख लो इधर, आप पढ़े थे क्या, आप पढ़े थे सर, नॉर्मलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ना। तो यहाँ पे इक्वेशन मिली क्या सर, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू मोलरिटी, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। चलो इसका, तो इसका भी N इंटू V होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। और आपके घर वाले नॉर्मल कब रहेंगे, जब आपका रिजल्ट क्या है, जब आपका रिजल्ट मैक्सिमम आए MX। तो नॉर्मलिटी की जगह M इंटू एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा M इंटू एक्स लिख के हो रहे हैं, ये भी बता दे रहे हैं, M इंटू एक्स इसलिए लिख रहे हैं, अभी बता देते हैं। तो M1 V1 X1 और M2 V2 और X2, M2 V2 X2, जरा देखिए M2 V2 X2, ठीक, हमेशा इसी रिलेशन में बात करेंगे। तो जरा बताओ H2SO4 के लिए मोलैरिटी कितनी है सर, 0.5। मोलैरिटी में बदले क्यों, मोलैरिटी में बदलना पड़ा क्योंकि यहाँ मोलैरिटी दिया है, तो 0.5, और इसके x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी सर,
वैल्यूम आपको चाहिए H2SO4 का, क्वेश्चन मार्क हो गया। और नॉर्मोलिटी M2 कितना है, इसका है 0.2 है, कितना है 0.2 है, इनटू वैल्यूम कितना है, वैल्यूम इसका 25 ml है। ठीक, X2 कितना होगा, X2 इसका 1 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक, बिल्कुल हट जाएगा। ये 5 दूनी 10 हो गया, मतलब 1 बचेगा। तो V1 इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा, V1 इक्वल टू जो आपका आंसर आएगा 25 दूना 50, तो इसका मतलब 5 लीटर में आएगा, या ml में बात कर रहे हैं तो ml में आएगा। समझिए बात, अगर आप ml में बात कर रहे हैं तो आप आंसर ml में करिए, अगर लीटर में बात कर रहे हैं तो आप आंसर लीटर में रखिए, तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक, कहीं है 5 ml, यस सर, ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m aqueous solution will have the lowest freezing point। तो मुझको बताओ, अगर मैं इसको लूं कौन, K2 पोटेशियम सल्फेट, तो फार्मूला है K2SO4, इसको निपोरोगे 2K पॉजिटिव और प्लस SO4-2 आएगा। यस, ग्लूकोज कभी निपरेगा ही नहीं, तो ग्लूकोज के लिए जो I की वैल्यू होगी 1 हो जाएगी, इसके लिए जो I की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। यूरिया, यूरिया के लिए भी I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू 1 होगी। सोडियम क्लोराइड को अगर निपोरोगे तो इसको निपोरने पे भैया मिलेगा Na पॉजिटिव, क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, तो यहाँ भी I की वैल्यू 2 हो गई। तो बताओ I, अब आ जाओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप पढ़े हो कि सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जितना ज्यादा उतना ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में उतनी ज्यादा कमी आएगी, उतनी ज्यादा कमी आएगी ना, तो इसका मतलब I किसके लिए ज्यादा, I जो है पोटेशियम सल्फेट के लिए ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग का जरा देख लीजिए, राउट्स लॉ, राउट्स लॉ के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, राउट्स लॉ के लिए मिला दीजिए ये ऑप्शन, x1p1 इंटू x2p2 p02 ना, ये था। चलिए, हेनरी लॉ मतलब हेरा जाना, हेरा जाना मतलब क्या है, इसके लिए हो गया। नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैच कर जाएगा डेल्टा टीबी से, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैच कर जाएगा डेल्टा टीएफ से। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू पाई इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। चलिए, ये मैच द फॉलोइंग हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्या कह रहा है, एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड बॉइल्स एट अ टेम्परेचर लोअर, कह रहा है लोअर टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, लोअर टेम्परेचर बॉयल हो रहा है, इसका मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप। सुनिए, अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोले, अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोले तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन होना चाहिए, पॉजिटिव, उल्टा बोलिएगा, ठीक है। अब अगर सेकंड याद रखिए, अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोले तो आप बोलिएगा सर निगेटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। चलिए, करा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ना, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियो, मिनिमम के लिए क्या बोलेंगे, सो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। कैसा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। अगर मैक्सिमम बोलता तो सो द नेगेटिव डेविएशन हो जाता। ठीक, तो ये किसके लिए है, मिनिमम के लिए है, और ये किसके लिए है, मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के लिए है, ठीक है। सोज द नो डेविएशन, इससे कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ देखिए, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद रखिए जो टी एन इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हुआ करता था,
इसी को हम कह दें आई वांट अ फैक्टर, इसी को क्या कह दें, इसी को हम लोग कह दें आई, इसी को क्या कह दें, इसी को हम लोग कह दें आई। तो आई जो होगा वो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब मुझको बताओ ए एक्स बी वाई को अगर निपोरोगे तो क्या मिलेगा, ए कै गुना एक्स गुना वाई पॉजिटिव प्लस बी कितना है वाई गुना आई एक्स नेगेटिव। ठीक, तो इसका मतलब एक्स ये मिला और वाई ये मिला, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो आयन जो मिला वो एक्स प्लस वाई मिला। ठीक है, तो एन की जगह रख दो, तो आई इक्वल टू क्या मिला 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, यस बिल्कुल करेक्ट। कहीं ऑप्शन है ऐसा चेक करिए फटाक से, ऑप्शन कहाँ है, यस ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए इतनी बातें हम लोग कर लिए थे, बोर्ड के रिस्पेक्ट में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, इसको देखिएगा और कहीं दिक्कत हो तो पूछिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।